गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 19-20। ठीक है, संधि और समास। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, अपनी बुक सामने रखिएगा। थोड़ा सा चैप्टर टफ है, इसलिए ध्यान से देखिए इसको। संधि दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार माने परिवर्तन जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि को तोड़कर अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। हिम धन आलय, धन माने प्लस, हिम प्लस आलय हिमालय। सज्जन सत धन जन, देखिए यहाँ पर जो प्लस करके लिखा है वो क्या है? दोनों, ये दोनों संधि विच्छेद है और ये क्या है? संधि है, सज्जन और हिमालय। ठीक है, जब हम इस रूप में लिखेंगे तोड़कर तो वो हो जाएगा संधि विच्छेद, और जब जोड़ देंगे एक ही में तो वो हो जाएगा संधि। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के? तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि देखते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से आने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वर वर्णों के मेल से। ठीक है, स्वर जानते हैं ना, आ ई उ ए ओ औ, ये क्या है? ये स्वर है। ठीक है, तो स्वरों के जब दो स्वर वर्णों के मेल से, मिलने से जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? संधि। कौन सा? स्वर संधि। ठीक है, गिरी प्लस ईश बराबर गिरीश। बाकी उदाहरण आपकी बुक में है, आप ध्यान देंगे उन पर। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दोनों यहीं पे लिखा है, देखिए। संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, देखते हैं, हम एक एक पढ़ते हैं। दीर्घ संधि, पहला क्या है स्वर संधि में? दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, देखिए उदाहरण। नदी धन ईश नदीश। ठीक है, नदी धन ईश नदीश। और उदाहरण आपकी बुक में है, सब पढ़ डालिएगा। जैसे हिम धन आलय हिमालय। ठीक है, विद्याधनालय विद्यालय। लघुधन उत्तरी लघुत्तरी। ठीक है, नदी धनीश नदीश। ठीक है, इसी प्रकार और भी उदाहरण है। अगला देखिए, गुण संधि। ठीक है, उदाहरण दिया है आपके बोर्ड पे। चंद्र धन उदय चंद्रोदय। ठीक है, और नियम इसका देखिए। अ या आ के बाद ई या ई और उ या उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। देवधन इंद्र देवेंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र। ठीक है, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी। देवधन ऋषि देवर्षि। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गए किसके? गुण स्वर संधि के। अगला देखते हैं हम, वृद्धि संधि। अगला क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम देखिए अपनी बुक में। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, किसका ये बताया जा रहा है? वृद्धि का। देखिए, सदा धन एव सदैव। देखिए, आ है, सदा में आ, उसके बाद ए आया है तो ए का क्या हो गया? ए, सदैव। ठीक है, और भी उदाहरण है। एक धन एक एकैक। मत धन ऐक्य मतैक्य। ठीक है, वन धन औषध वनौषध, औ हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं यण संधि। ठीक है, यण संधि का नियम देखिए किताब में। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अलग आए, तो ई का य और उ का व और री का र हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। सुधन आगत स्वागत। देखिए, ऊ का व हो गया
वह इसमें कहीं पर है, नहीं है, ऊ का व हो गया, स्वागत। ऐसी उदाहरण आपकी बुक में ढेर सारा दिया है, देखिए। यदि धन अपि, यद्यपि, ठीक है। अति धन उत्तम, अति उत्तम, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अयादि संधि, ठीक है। नियम देखिए पुस्तक में, ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। उदाहरण देखिए, चे धन अन, चयन, ठीक है। चे धन अन, चयन। आपकी पुस्तक में देखिए, ने धन अन, नयन, पो धन अन, पवन, ठीक है। भौ धन उक, भावुक, गै धन अक, गायक, ठीक है। अगला देखते हैं व्यंजन संधि। जब जुड़ने वाली दो ध्वनियों में से एक में या दोनों में व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। वाक धनीश, वागीश, उत्धन लास, उल्लास। लेकिन व्यंजन संधि जो है इसके भेद नहीं होते हैं बल्कि इसके नियम होते हैं, ठीक है। आपकी पुस्तक में 8 नियम है जो बहुत ही आसान है, ठीक है। एक नियम देखिए, यहां बताती हूं मैं, देखिए। वाक धन ईश, देखिए इसमें नियम क्या है कि जब क आए इधर, ठीक है, मतलब पहला वर्ण आए, है ना। जैसे क ख ग घ अंग में पहला क्या है, क है, तो क का तीसरा हो जाता है क ख ग, देखिए ग हो गया। वागीश, वाक धनीश, वागीश। दूसरा नियम देखिए, अगर त है इधर और सामने ल आया है तो वो भी त किस में बदल जाता है, ल में। देखिए आधा त है, किस में बदल गया, आधा ल में। उल्लास, उतलास, उल्लास, ठीक है। इसी प्रकार बाकी नियम देख लीजिएगा। विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग संधि कहते किसे हैं, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का जो मेल होता है, ये विसर्ग का चिन्ह है, देख रहे हैं ना, तो वह क्या विसर्ग संधि कहलाता है। देखिए, निह धन चय, निश्चय, तपह धन बल, तपोबल, अध धन पतन, अध पतन। देखिए यहाँ पे है क्या, हुआ क्या, ये विसर्ग का जो चिन्ह है वो बदल गया किसमें, श में, देख रहे हैं। बाकी वही है, देखिए नी वही है, च या वही है, विसर्ग जो है वो बदल गया श में, निश्चय। और यहाँ पर इस वाले में जो विसर्ग है वो बदल गया है ओ में, तपह धन बल, तपोबल। और कई नियम ये है, एक नियम कि जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, अधः पतन, अधः पतन, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम समास देखते हैं अब आगे। दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया पद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। माता पिता, राजपुत्र, नीलकंठ इसके उदाहरण हैं। समास के कुछ 6 भेद आपकी किताब में दिए हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठवां है द्विगु समास। एक एक करके पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, स्पष्ट हो जाएगा आपको। अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास पढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। जो पहला होता है प्रथम वो होता है पूर्व पद और जो बाद वाला होता है वो होता है उत्तर पद, ठीक है। जैसे माता हो गई पूर्व पद और पिता हो गए उत्तर पद, ठीक है। आते हैं हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है, पूर्व पद पहले वाला पद क्या हो, अव्यय हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। देखिए उदाहरण, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, और भी कई सारे उदाहरण है आपकी किताब में, ठीक है। भरपेट, आमरण, यथाविधि। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास कहते किसे? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद जो होता है वह प्रधान होता है। ठीक है, इसमें किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर शरणागत, शरण को आगत, यहाँ पर को जो है वो क्या है? कारक चिन्ह है, और जब बनाया गया समास तो गायब हो गया, यही बताया गया। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद होते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, कारक जिस प्रकार से है सेम वैसे ही है। एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं इनका, जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जब बनाया गया इसका समस्त पद तो हो गया जेब कतरा, बाकी को हट गया। ठीक है, अगला है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से हट गया। ठीक है, गुण युक्त, गुण से युक्त। ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए हट गया, जब बनाया हमने तो हो गया देशभक्ति। ठीक है, अगला है कामचोर, काम से जी चुराने वाला। ठीक है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण देखिए, सेनापति, सेना का पति, जब बनाया गया तो का हटा दिया गया। ठीक है, राजपुत्री, राजा की पुत्री, की हटा दिया गया, राजपुत्री कर दिया गया। अधिकरण तत्पुरुष गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में हटा दिया गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, पर हटा दिया गया। अगला हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखते हैं हम। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मतलब पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। मैंने अभी आपको बताया ना कि समास में कितने होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं, और इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, ये देखिए लाभ हानि के बीच में निशान दिख रहा है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, देखिए हानि लाभ, हानि और लाभ। इसी प्रकार से सुख दुख, चर अचर कई सारे हैं। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस समास में अन्य पद प्रधान होता है, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन माने आंख होता है, किसके तीन आंख है? शिव जी के, शिव। ठीक है, अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को ध्यान से देखिए। कर्मधारय में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जहां एक पद दूसरे पद की विशेषण या उपमान को वहां उपमान हो वहां कर्मधारय होता है, किंतु जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे या अन्य की ओर संकेत कर दें तो वो बहुब्रीहि हो जाता है। उदाहरण देखिए, स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें देखिए बताया गया, इसमें कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, मृग नयन, मृग के समान नयन, पद पंकज, पंकज के समान पद, पद माने पैर, पंकज माने कमल, जिसके कमल के समान पैर हो। ठीक है, आगे देखते हैं द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास देखें, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें पूर्व पद जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्या होता है, गिनती। देखिए चौराहा, चार राहों का समूह, चार गिनती आई, चौराहा। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, तीन। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। ठीक है, पंचानन, पांच आननों का समूह। ठीक है, इस प्रकार से यह हो गया हमारा समास भी खत्म। इसमें न्य तत्पुरुष आया है, इसको तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है, आपकी पुस्तक में दिया है। इसका प्रथम या पूर्व पद नकारात्मक या निषेध सूचक होता है। ठीक है, जैसे अनर्थ, न अर्थ, अनदेखा, न देखा, अयोग्य, न योग्य, अनिच्छा,
न इच्छा, अधर्म न धर्म, अन्याय न न्याय, ठीक है, ये है न्याय तत्पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने संधि और समास का रिवीजन वर्क किया। अच्छे से एक एक लाइन पढ़िएगा और वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।